नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बीनू, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, सुजीत, बीना देवी, रीता, पूजा, चांदनी, रीमा, फैजान, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपका टॉपिक चल रहा है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो जो धार्मिक सुधार आंदोलन है, उनमें मैंने आपको बताया था कि आपके धर्मों में जो भी कुरीतियां हैं, जो भी गलत चीजें थी आपके समाज में या धर्म में, उनको मिटाने की कोशिश प्यारे बच्चे यहां पर की जा रही है। तो आप सभी बताएं जल्दी से एक स्माइली के साथ कि आप सभी कैसे हैं। स्माइली आएंगी तो इसका मतलब आप सभी अच्छे हैं। ठीक है, चलिए यहां पर अब देखिए, यहाँ पे आज प्यारे बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगी सत्य शोधक समाज। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और सत्य शोधक समाज को प्यारे बच्चों ज्योतिबा राव ने आपका चलाया था या इसकी स्थापना की थी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करेंगे और कुछ चीजें मैं हाथ से भी लिखकर आपको बताऊंगी, तो आप जल्दी से लाइव आ जाएंगे ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। अब देखिएगा यहाँ पर, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले। इन्होंने आखिर क्या किया? तो इन्होंने प्यारे बच्चे सबसे पहले तो एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1873 महाराष्ट्र में। और प्यारे बच्चे आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना मैम हमारे यहाँ पर ज्योतिबा राव फूले ने की थी, जो कि 1873 में महाराष्ट्र में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? जाति भेदभाव के खिलाफ इसको बनाया गया था। ये एक्चुअली ब्राह्मणों के खिलाफ इन्होंने एक तरीके का आंदोलन चलाया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने जिस तरीके से समाज में स्थापना अपनी स्थापना की हुई है वो गलत है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि निम्न जातियों का उनके बनाए हुए नियमों और कानूनों से शोषण हो रहा है, और इसलिए प्यारे बच्चों इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, ताकि जो जाति भेदभाव है, जो आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उसको खत्म किया जा सके, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एंड किया जा सके। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, ज्योतिबा राव फूले ने क्या बनाया? सत्य शोधक समाज। कब बनाया? 1873। कहां बनाया? महाराष्ट्र में। साथ साथ इसका उद्देश्य क्या था? तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेदभाव को खत्म करना। ठीक है, आगे देखिएगा, महात्मा की उपाधि इन्हें दी गई थी। महाराष्ट्र की एक स्थानीय सभा ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अभी तक आपने सुना होगा कि गांधी जी को ही महात्मा की उपाधि दी गई थी, लेकिन नहीं, ज्योतिबा राव फूले जी को भी महात्मा की उपाधि दी गई थी। और महाराष्ट्र की एक स्थानीय सभा यानी कि लोकल असेंबली ने इनको इस टाइटल से सम्मानित किया था। ठीक है, तो उपाधि क्या है प्यारे बच्चे इनकी? महात्मा। क्या उपाधि है इनकी? महात्मा। सबके कमेंट्स मुझ तक आ रहे हैं, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कमेंट्स मुझ तक सबके आ रहे हैं। जहां मुझे लगेगा कि आपके कमेंट्स का मुझे उत्तर देना चाहिए, मैं जरूर दूंगी। ठीक है, तो इस बात को टेंशन नहीं लेना है कि कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मुझ तक सभी के कमेंट्स पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, फिर हम बात करते हैं, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। ये पुस्तक प्यारे बच्चों इन्होंने मराठी भाषा में लिखी है। गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, पुस्तक क्या है इनकी? गुलामगिरी। किस भाषा में है? मराठी भाषा में है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम आगे बात करते हैं, तो ये जो गुलामगिरी बुक है, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो विमल कीर्ति साहब ने। किसने किया है? विमल कीर्ति जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया, जिसका नाम है गुलामगिरी। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा राव फूले जी की पुस्तक है। इसका हिंदी अनुवाद करने वाले व्यक्ति हैं विमल कीर्ति जी। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों इनकी जो वाइफ है, पत्नी है जो इनकी, वो है सावित्री बाई फूले, और ये भारत की पहली महिला अध्यापक थी, यानी कि फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया प्यारे बच्चे यही थी।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है कि इनकी वाइफ भारत की पहली महिला अध्यापिका यानी कि फर्स्ट फीमेल आपकी जो है टीचर थी, आपकी फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, और उसके बाद में गार्गी थी। बिल्कुल सही बोला है आपने राहुल, बिल्कुल सही कमेंट है आपका। और ये किसकी वाइफ है? इन्हीं की वाइफ है, आपकी ज्योतिबा राव फूले की वाइफ सावित्री बाई फूले। क्लियर है बेटा? आगे देखिए। आगे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करती हूं तो आपका अगला है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से प्रश्न आते हैं, आपने देखा होगा कई बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और अगर आप प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर में भी आरआरबी ने यहां से क्वेश्चन पूछा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो प्यारे बच्चे गोपाल कृष्ण गोखले ने। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ बेटा, पॉलिटी की क्लास सुबह हुई थी। ठीक है, आप कह रहे हैं अभी तक अपलोड नहीं हुई है, एक बार मैं क्लास के बाद उसे चेक कर लूंगी और आपकी क्लास को अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, क्लास आपकी हुई है, तो क्लास के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं हुई है या नहीं, तो बिल्कुल हुई है। ठीक है, तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना प्यारे प्यारे से बच्चों कब की गई थी? 1905 में। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये किसके अगेंस्ट था? ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट क्रिश्चियन मिशनरीज। क्योंकि जो आपके ईसाई मिशनरी हैं प्यारे बच्चे, ये भारत में केवल अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे, मतलब अपने धर्म के बारे में हमारे भारत के लोगों को बताने आए थे। और अगर हमारे धर्म के लोगों को वो धर्म अच्छा लगता, हमारे भारत के लोगों को अगर वो धर्म अच्छा लगता तो वो उसको अपना सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? जबरदस्ती धर्म परिवर्तन शुरू करवा दिया। और इसी के खिलाफ आवाज उठाने वाली सोसाइटी कौन सी थी? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, 1905। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद 1915 में गोखले जी की मृत्यु के बाद इस संगठन को श्रीनिवास शास्त्री ने चलाया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु कब हुई है? 1915 में। और फिर ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो किसके अंडर आ गया? तो श्रीनिवास शास्त्री जी के। ठीक है, श्रीनिवास शास्त्री जी के अधीन प्यारे बच्चे द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने सत्यशोधक समाज पढ़ा और एक हमने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को पढ़ा। तो ये आपकी जो सोसाइटी है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी ये सोसाइटी और आपका जो सत्यशोधक समाज है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दोनों से प्रश्न प्रीवियस ईयर में आरआरबी ने पूछे हैं प्यारे बच्चे। ठीक, आगे देखिएगा अगला प्रश्न। आगे देखेंगे तो आप देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे क्या क्या हुआ है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों में? एक आपकी बनी थी बंगाल प्रकाशक संस्था। ठीक है, बंगाल प्रकाशक संस्था बनी थी। ठीक, इसको पढ़ लीजिए एक बार यहां पे, बंगाल प्रकाशक संस्था, सॉरी एक मिनट, हाँ। और ये कब की बात कर रहे हैं? जब हम स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष चल रहे थे, यानी अर्ली इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंसी मूवमेंट, जब हम भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे थे। तो कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज थी, कौन कौन सी ऐसी संस्था थी जो उस समय पर बनी थी? प्यारे बच्चे, इस बारे में मुझे नहीं पता है कि अरुण सर की क्लास हुई है या नहीं हुई है। जी हाँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही कमेंट है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जी, प्यारे बच्चे, ये आपके महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। सही कमेंट किया है बच्चे ने एकदम। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बनी बंगाल प्रकाशक संस्था।
और ये जो बंगाल प्रकाशक संस्था है ये 1836 में ये बनी और बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। और प्यारे बच्चे ये प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ, अंग्रेजों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके खिलाफ ये बनी थी। ठीक है, तो आपकी बंगाल प्रकाशक संस्था एक ऐसी संस्था थी जो कि बंगाल का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, एक राजनीतिक संगठन था। और ये प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ थी क्योंकि अंग्रेजों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे केवल और केवल क्या हो रहा था, इंडियन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, भारतीयों का शोषण हो रहा था। तो उसके खिलाफ इसको बनाया गया बंगाल प्रकाशक संस्था को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगली जो मैं आपको बताने जा रही हूं लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, 1837 में की गई थी और भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। बंगाल का पहला बंगाल प्रकाशक संस्था और भारत का पहला तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी, दोनों में अलग अलग वर्ड्स हैं। बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन तो आप कहेंगे बंगाल प्रकाशक संस्था और भारत का पहला राजनीतिक संगठन तो आप कहेंगे लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अब लैंड होल्डर्स यानी कि जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था और प्यारे बच्चे इसके संस्थापक थे आपके द्वारकानाथ टैगोर। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स यानी कि जो जमींदार हैं, जिनकी जमीनें हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या अधिकार होने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर जी ने 1837 में की थी। तो बंग प्रकाशक संस्था प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ थी और लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों के, जो आपके जमीन के मालिक हुआ करते थे, उनके अधिकारों के लिए थी। किसने स्थापना की थी इसकी? द्वारकानाथ टैगोर ने। क्लियर है? आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, आगे हम बात करते हैं और भी चीजें हैं। ठीक है, अब ऐसे ही प्यारे बच्चों आपकी एक बनी है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, एक बनी है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। और ये बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन आपकी कब बनी? 1843 में। कहां पर? आपकी थॉमसन ने इसको बनाया था और ये जमींदारों के खिलाफ लोगों के हितों की रक्षा के लिए, यानी जो आपकी, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये कह सकते हैं, और इसमें और कौन शामिल थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके लिए बनाई गई कि एक सोसाइटी तो जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए, और दूसरी बनी कि जमींदार जो लोगों पर अत्याचार करते हैं उन जमींदारों से लोगों की रक्षा के लिए बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, 1843 थॉमसन और हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, आगे फिर प्यारे बच्चे एक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। किसने बनाया? दादा भाई नौरोजी। इन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? इंपॉर्टेंट इधर लिख देती हूं, इन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे भारत का वयोवृद्ध। प्यारे बच्चे, दादा भाई नौरोजी का भारतीय राजनीति में गांधी जी से पहले अत्यधिक प्रभाव था। तो आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बनाई गई थी, दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी। और यहीं पे इसी ने निकाला था हिंदू पैट्रियट अखबार, एक हिंदू न्यूज़पेपर भी निकाला था जिसमें इस एसोसिएशन के बारे में प्रचार प्रसार किया जाता था। और प्यारे प्यारे बच्चों, ये एक भारतीय वर्षीय सभा थी, यानी कि इंडिया एनुअल मीटिंग थी। क्वेश्चन यहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी?
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब? 1851 में। आप इतना ध्यान रखेंगे तो भी आपका चल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको बता रही हूं साथ साथ, क्योंकि आपका कहना है कि इंपॉर्टेंट बता दिया करो मैम। बेटा लौह पुरुष इन्हें नहीं कहा जाता है। पूजा लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इन्हें नहीं। फिर प्यारे बच्चे, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, मद्रास अगेन दादा भाई नौरोजी। अगेन दादा भाई नौरोजी, ठीक है, अगेन दादा भाई नौरोजी। एक मिनट रुक जाएंगे आप बस, ठीक है। अगेन कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और प्यारे प्यारे बच्चों उसके अलावा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दोनों किसके हैं? दादा भाई नौरोजी के। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर प्यारे बच्चे 1870 में पूना सार्वजनिक सभा इंपॉर्टेंट है। एमजी रानाडे, प्यारे बच्चे इनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। और इन्हें कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? सुक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे रानाडे साहब को। इन्होंने क्या बनाया था? पूना सार्वजनिक सभा। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट। 1875 कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस। अगर मैं ये बोलूं कि यहां से यहां तक पूरा इंपॉर्टेंट है तो गलत नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मिनट में चेक कर लेती हूं, एक मिनट देंगे आप लोग बस। ठीक है, अभी ठीक चल रही होगी बेटा, अभी ठीक चल रही होगी, अभी ठीक चल रही है? बताएंगे यस या नो, प्लीज कमेंट करेंगे एक बार, यस या नो, जल्दी से बताएंगे एक बार प्यारे बच्चों। आपको आवाज आ रही है? अभी क्लास ठीक से चल रही है? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फटाफट बता देंगे एक बार आप सभी, एक बार बता देंगे। ठीक है, अभी बताएंगे आप सभी मुझे एक बार कमेंट करके। ओके हैं, ऑल ओके हैं, चलिए फिर ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों 1875 में ही बनी है इंडिया लीग, जो कि शिशिर कुमार घोष ने बनाई है। तो इंडिया लीग, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। प्यारे बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में रख सकते हो, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके ये एसोसिएशंस हैं और इनकी डेट्स हैं, इससे यही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा डीप में यहां से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर अगर हम 1875 में जो आपकी ये बनी है, देखना जरा एक बार, इंडिया लीग जो कि शिशिर कुमार घोष ने बनाई है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये दोनों भी प्यारे बच्चे आपके इंडिया लीग से जुड़े हुए थे। इंडिया लीग जो कि शिशिर कुमार घोष ने बनाई है, इसके साथ साथ इसके नेतृत्वकर्ता कौन बने? तो आपके आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
क्लियर है? अब प्यारे बच्चे, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है, उसे हम कहते हैं आर्य समाज। उसे हम कहते हैं आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आर्य समाज की स्थापना 1875 गिरगांव मुंबई, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहां पर था? लाहौर। और अगर मैं बात करूं तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके संस्थापक कौन हैं? दयानंद सरस्वती जी, जिनका बचपन का नाम था मूल शंकर। बहुत पूछा जाता है कि मूल शंकर किसके बचपन का नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और इसका हेडक्वार्टर लाहौर में बनाया था, ठीक है। इरफान जी, आज फास्ट नहीं है, आज आप गलत कमेंट कर रहे हैं। मैं खुद ही बहुत धीरे पढ़ा रही हूं, और अगर इससे भी ज्यादा धीरे पढ़ाया तो आपको नींद आने लगेगी क्लास के अंदर, क्योंकि इसमें समझाने का काम बहुत कम है और इसमें फैक्ट्स ज्यादा हैं, ठीक है। और अगर आप फास्ट इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दे रही हूं, तो लिखने का काम आप बाद में करेंगे, अभी नहीं। लिखने का काम या तो आप पहले कर लिया करो या फिर प्यारे बच्चों बाद में किया करो, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में गिरगांव मुंबई में आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की, जिनका बचपन का नाम था मूल शंकर। और इसका जो मुख्यालय, हेडक्वार्टर को प्यारे बच्चे हिंदी में कहते हैं मुख्यालय, वो कहां पर बनाया था? लाहौर में, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, यानी कि वेदों के ऊपर जो सबसे ज्यादा यहां पर लोगों को बोला, लोगों को दयानंद सरस्वती जी ने, इन्होंने लोगों को वेदों के महत्व को बताया कि आपको वेदों को छोड़ना नहीं है, आप वेदों को पढ़िए, वेदों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो इन्होंने कहा कि वेदों की तरफ लौटो, बैक टू द वेदास, यानी कि आपको यहां पर लौटना चाहिए। वेदों के महत्व को सबसे ज्यादा जो समझाने के लिए बात की उन्होंने, प्यारे बच्चे, वो किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा या वेद की ओर लौटो का जो स्लोगन है वो किसने यूज किया? तो दयानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने वेदों के महत्व को लोगों को समझाया, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, हाँ जी निकल जाएगा योगिता, आगे देखिए। फिर इनकी पुस्तक है प्यारे बच्चे सत्यार्थ प्रकाश। इनके स्वामी जी हैं, इनके गुरु हैं स्वामी विरजानंद। अब जो ये स्वामी विरजानंद हैं प्यारे बच्चे, ये कहां के रहने वाले हैं? ध्यान से सुनना। ये स्वामी विरजानंद जी मथुरा के हैं, और इनसे इन्होंने क्या ली थी? इनसे आपके स्वामी विरजानंद से स्वामी दयानंद ने वेदों की शिक्षा ली। वेदों की शिक्षा, तो वेदों की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी? स्वामी विरजानंद से, जो कि प्यारे बच्चे मथुरा के रहने वाले थे और इनके गुरु थे। तो वेदों की शिक्षा इन्होंने किससे ली, और वेदों के महत्व को फिर उन्होंने इनसे शिक्षा लेकर लोगों को समझाया, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर भारत का किसे कहा जाता है? तो ये प्यारे बच्चों कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी को, सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, आई एम सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को प्यारे बच्चे कहा जाता है आपका कॉल्ड मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, भारत का मार्टिन लूथर। सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। उसके अलावा अगर मैं इनके बारे में और बातें आपको बताऊं तो प्यारे बच्चों, आपको इनके बारे में और भी बातें अगर मैं बताऊंगी तो अगली स्लाइड पे लिख दूंगी, वहां पे जगह होगी, यहां जगह नहीं है तो आगे लिख देंगे। आगे देखिएगा, इन्होंने बाल विवाह के लिए कार्य किए और 16 वर्ष लड़की की विवाह की आयु निर्धारित की।
इन्होंने भी बाल विवाह के खिलाफ, आपके चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि लड़की की उम्र शादी करने के लिए कम से कम 16 साल होनी चाहिए। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। संस्थापक खुद थे ये। बचपन का नाम मूलशंकर, वेदों की ओर लौटो इन्होंने कहा। इनके बुक सत्यार्थ प्रकाश है। इनके गुरु स्वामी विरजानंद जी हैं, जिनसे इन्होंने वेदों की शिक्षा ली, और इनके एक गुरु और हैं जिनसे इन्होंने सन्यास की शिक्षा ली। साथ साथ इन्होंने किस उम्र में गृह त्याग किया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, और इन्होंने भी बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि लड़की की शादी की जो उम्र होती है वो लगभग 16 वर्ष होनी चाहिए, तब एक लड़की की शादी आपको करनी चाहिए। आकाश, प्रॉब्लम बेटा आपकी तरफ से है ये वाली, प्लीज, यहां से नहीं है, आगे देखिए। और इन्होंने कहा कि लड़के की जो शादी की उम्र हो वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि लड़की की आयु 16 और लड़के की 25 वर्ष हो तब उनकी शादी करनी चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चे, अगर मैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में यहां लिखूंगी थोड़ा सा, दयानंद सरस्वती जी, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती, अगर मैं इनकी बात करती हूं तो 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग, 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग, यानी कि इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, अपना गृह त्याग कर दिया था, घर को छोड़ दिया था, हर बंधन से मुक्ति ले ली थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे आ रही हूं, सब बताऊंगी रूपम चौधरी, थोड़ा पेशेंस रखें बच्चा। उसके बाद दयानंद सरस्वती जी के एक और गुरु हैं स्वामी पूर्णानंद जी। स्वामी पूर्णानंद से इन्होंने प्यारे बच्चे, स्वामी पूर्णानंद, ठीक है, इनसे क्या लिया था? स्वामी पूर्णानंद से सन्यास की दीक्षा ली, सन्यास की दीक्षा, यानी सन्यास की शिक्षा इन्होंने किससे ली है? सन्यास की दीक्षा इन्होंने किससे ली है? तो स्वामी पूर्णानंद से। और वेदों की शिक्षा इन्होंने किससे ली है? तो मैम स्वामी विरजानंद से। यानी इनके दो गुरु हुए, एक स्वामी विरजानंद और एक आपके स्वामी पूर्णानंद। ठीक है, पूर्णानंद से इन्होंने सन्यास की शिक्षा ली। साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि दयानंद सरस्वती जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज, सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा का प्रयोग। प्यारे बच्चे, दयानंद सरस्वती जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले स्वराज के बारे में बात की, उसी स्वराज के बारे में जिसे बाल गंगाधर तिलक जी ने फेमस किया। उन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज का मतलब स्वतंत्रता से है, तो दयानंद सरस्वती जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, प्यारे बच्चों, आपके दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया। साथ साथ स्वदेशी, जो स्वदेशी आंदोलन आपका चलेगा बंगाल विभाजन के विरोध में, उस स्वदेशी शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया। और राष्ट्रभाषा को हमें अपनाना चाहिए, इस वर्ड का प्रयोग, राष्ट्रभाषा जो शब्द है उसका प्रयोग करने वाले यही पहले व्यक्ति हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे और बातें करूं यहां पर, तो आर्य महिला समाज 1883 पंडिता रमाबाई ने स्थापित किया था, आर्य महिला समाज। ठीक है, आर्य समाज से जुड़े हुए पत्र कौन से हैं? सुधर्मा और सुभाष पत्र। सुधर्मा और सुभाष पत्र प्यारे बच्चों, ये आपके आर्य समाज से जुड़े हुए पत्र हैं। 1 मिनट बस मैं पानी पी लूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद प्यारे बच्चों ये दयानंद सरस्वती जी के बारे में है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगली आपकी सोसाइटी है थियोसॉफिकल सोसाइटी। चलिए इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी और कहूंगी यस। क्या पूछा जाता है? इसके संस्थापक और ये किस जगह पर स्थापित हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे और इसकी जो है स्थापना कहां हुई, क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी थी जो कि आपके न्यूयॉर्क में स्थापित हुई थी। न्यूयॉर्क कहां पर है? यूएसए में। और वहां से फिर ये सोसाइटी भारत में आई थी। यहां पर भी इसके कार्यालय खोले गए थे। अब वो कब कब खोले गए और ये सोसाइटी किसने स्थापित की थी, जरा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, ध्यान से। थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन एक आध्यात्मिक संस्था थी, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन थी। आध्यात्म क्या होता है? आध्यात्मिक शिक्षा किसे कहते हैं? जिसमें आपको बताया जाता है ऐसी चीजों के बारे में जो फिजिकल नहीं होती, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिनमें एक व्यक्ति को आत्मा परमात्मा इनका ज्ञान दिया जाता है, उसे हम आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, ये आध्यात्मिक संस्था थी। और ये संस्था क्यों बनाई गई थी कि जो आप रेस यानी कि वंश के आधार पे जो आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, यानी गोरे और काले में आप जो फर्क करते हो, नस्ल भेदभाव जो आप करते हो, उसको दूर करना इसका उद्देश्य था। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना ब्लात्वस्की, जो कि एक रूसी महिला थी, और आपके हेनरी स्टील अलकाट, इन दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है बेटा। पिछली स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है, अभी ये वाली स्लाइड हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा, तो ये एक आध्यात्मिक संस्था है। साथ साथ आपको मैंने यहां पर बताया कि नस्ल भेद को दूर करना, टू एलिमिनेट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि नस्ल के आधार पर आप क्या करते हो, नस्ल का मतलब यहां पे किससे है? रेस से। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आपके आज के आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है धर्म जाति मूल वंश, तो मूल वंश को हम क्या कहते हैं? रेस, कि आप किस मूल के हो, आपका वंश क्या है, उस आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इस सोसाइटी का यह कहना था कि जो आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, जो आप नस्लीय भेदभाव कर रहे हो, उसे खत्म करना होगा। ये सोसाइटी, इसका मतलब किसके खिलाफ है? अंग्रेजों के खिलाफ है। उन्होंने जो नस्लीय भेदभाव समाज में फैला कर रखा था, उसको दूर करने के लिए इसको चलाया गया। इसकी स्थापना प्यारे प्यारे बच्चों 1875 न्यूयॉर्क में हुई है। संस्थापक में इसकी मैडम हेलेना ब्लात्वस्की, जो कि एक रूसी महिला हैं। कहां से आई हैं ये? रूस से। और हेनरी स्टील अलकाट की अगर हम बात करें तो ये भी इनके एक संस्थापक सदस्य हैं, हेनरी स्टील अलकाट। ठीक है, स्थापना पता चल गई ना कहां हुई है? न्यूयॉर्क यूएसए में इसकी स्थापना हुई। और किसने की है? तो रूसी महिला मैडम ब्लात्वेस्की और हेनरी स्टील अलकाट, या हेनरी अलकाट भी आप याद रख सकते हो। बोर्ड पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी शिवानी। आगे देखिए, 1879 में प्यारे बच्चों इन्होंने मुंबई में कार्यालय खोला और उसके बाद 1886 में चेन्नई में कार्यालय खोला। यानी कि ये सोसाइटी न्यूयॉर्क से कहां आ गई? इंडिया में भी आ गई। पहले इन्होंने अपना हेडक्वार्टर, अपना जो कार्यालय, जो ऑफिस बनाया इंडिया में, वो मुंबई में, और फिर प्यारे बच्चे वहां से कहां पर आ गई? चेन्नई। और चेन्नई को आज के समय में हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? मद्रास। पहले इसको क्या कहा जाता था? मद्रास। तो मद्रास वाले एरिया में, चेन्नई में, ये आपके मद्रास पहले क्या हुआ करती थी? एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। ब्लात्वेस्की, अच्छा एक मिनट मैं ठीक कर देती हूं। मैडम ब्लात्वेस्की,
ठीक है, मैडम हेलेना ब्लाटवेस्की, ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, एक मिनट बेटा, अभी भी गलत है, ठीक कर रही हूं इसको। अब ये बिल्कुल ठीक है, ब्लावत्स्की, ये होगा ब्लावत्स्की। ठीक है, ब्लावत्स्की, और इसको भी ऐसा करिए, इसको आधा कर दीजिए ब को, ब्ला, क्योंकि ब्ला शुरू हो रहा है ना, ब्लावत्स्की। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, और मैं एक तरफ इसको बड़ा लिख देती हूं यहां, ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो, चलिए आगे देखिएगा, हो गया ठीक, ब्लावत्स्की। अब ये आपके यहां पे आ गए मद्रास में और आपका मुंबई में। ठीक है, मुंबई को पहले आप क्या कहते थे, बंबई। आगे देखिए, आगे लिखते हैं, आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे देखिएगा, अब यहां पे इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपने एक लेडीज के बारे में मेरे से पढ़ा है, एनी बेसेंट। कहां की थी एनी बेसेंट? मैंने आपको बताया कि एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, आयरिश महिला। और प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आता है कि ये थियोसोफिकल सोसाइटी से कब जुड़ी? तो 1889 में एनी बेसेंट थियोसोफिकल आंदोलन से जुड़ी। ठीक है, थियोसोफिकल आंदोलन से जुड़ी, और इनका अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1847 में, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो अडियार चेन्नई में। यानी कि ये 1889 में किससे जुड़ी हैं? थियोसोफिकल सोसाइटी से, और इस सोसाइटी के तहत ही प्यारे बच्चे ये आपके 1893 में भारत आई थी। इस सोसाइटी से जुड़ने के बाद कब आई थी भारत? 1893 में। ठीक है, तो आपको प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से कब जुड़ी, और दूसरा क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट भारत में कब आई थी। प्यारे बच्चे, 1893 में ये भारत आई थी, और भारत में ये किस सोसाइटी से जुड़कर आई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी से। ठीक है, 1893 में, क्योंकि थियोसोफिकल सोसाइटी आपकी भारत में आ चुकी है, और ये आपकी इसकी मद्रास वाली शाखा से आकर जुड़ी थी। आगे इनके बारे में सुनिए, आगे क्या हुआ। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, ये आपके आरआरबी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी, और इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को फिर आपके 1916 में, इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को 1916 में बीएचयू, बीएचयू जानते हो ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और मुझे आपको एक पॉइंट करेक्ट कराना है, प्लीज मुझे याद दिला देना, वो गलती से वहां पर मराठा लिख गया है मैसूर की जगह। ठीक है, तो यहां पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, और ये किसके? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो कि एनी बेसेंट ने बनाया, आगे चलकर बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया, जो आज के समय में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। और किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की, बीएचयू की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये सब किसके का, सब किससे लिंक हो गया? थियोसोफिकल सोसाइटी से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना याद रखना, संस्थापक याद रखना, बेसेंट उससे कब जुड़ी ये ध्यान रखना, और बेसेंट भारत कब आई थी ये भी ध्यान रखना।
इनकी मृत्यु कहां हुई है? अड्यार चेन्नई में। कहां पर? मतलब मद्रास वाले क्षेत्र में, क्योंकि ये मद्रास वाली शाखा से जुड़ी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी में। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था का गठन किया किसने? एनी बेसेंट ने। ये एनी बेसेंट की बात चल रही है, आपको अगर यहां पे याद दिला दूं तो बेसेंट की बात कर रहे हैं हम। आगे इन्होंने जातीय भेदभाव और बाल विवाह का विरोध किया किसने? एनी बेसेंट ने। 1907 में कर्नल अलकाट कौन था? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य था कर्नल अलकाट। इनकी मृत्यु हो गई और प्यारे बच्चों फिर जैसे ही इनकी मृत्यु हुई 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बने। और आपको एक और चीज ध्यान होगा कि ये आईएनसी की अध्यक्ष कब बनी? जल्दी से बताओ। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी तो अध्यक्ष बनी थी ये, तो जल्दी से बताओ कब बनी थी? हाँ, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, लेकिन बताओ कब? और कर्नल अलकाट की मृत्यु कब हो गई? 1907 में। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्होंने प्यारे बच्चे फिर ये उसकी अध्यक्ष बनी। और साथ साथ प्यारे बच्चों सेंट्रल हिंदू कॉलेज का संस्थापक कौन है? हिमांशु जी। साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आपकी एनी बेसेंट के बारे में बात हो रही है, तो बेसेंट थी। बेटा फोकस करें क्लास में। 1917 जितने बच्चे कह रहे हैं सब सही हैं। तो 1917 में क्या बनी थी ये? आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष। कलकत्ता अधिवेशन था और उसमें प्यारे बच्चे ये आपकी बनी थी अध्यक्ष, और ये आपकी पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो 1917 में जो अध्यक्ष बनी है वो कहां पर? आईएनसी। और 1917 में ही इन्होंने किसको संभाला? आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी के पद को भी संभाला। जब आपको मैं बता, सॉरी 1917 नहीं, 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद फिर इन्होंने क्या किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर भी ये बैठी। लेकिन 1917 में किसकी अध्यक्ष बनी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता बनी, और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। तो 1917 ये आईएनसी वाली डेट है। क्लियर हुआ बेटा? आगे, हाँ, फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू 1925। नेक्स्ट देखिएगा अगला मिशन जो कि आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ही आता है, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करें तो पहले इसके बारे में सुन लीजिए। इस मिशन स्थापना प्यारे बच्चे 1897। ठीक है, कहां पर स्थापना? 1897। किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता, कलकत्ता में। फिर अगला प्रश्न है कि भैया हेडक्वार्टर कहां था? हेडक्वार्टर बेलूर मठ, बेलूर मठ कलकत्ता में ही इसका हेडक्वार्टर था। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न आता है कि इन्हें क्या कहा जाता है? तो नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि, नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना क्यों की थी? कर्नल अलकाट कौन है? गुंजन, अभी मैंने बताया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। बेटा प्लीज क्लास पे फोकस करें, ऐसा ना करें आप। फोटो में कौन कौन है भी बता रही हूं श्रीधर, थोड़ा पेशेंस रखो बच्चा। देखो ये जो आपके बीच में यहां पर बैठे हैं ये हैं प्यारे बच्चे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु हैं? ये स्वामी विवेकानंद जी के। और ये आप अच्छे से ही जान रहे होंगे कि ये कौन है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी हैं।
फिर आपका अगला प्रश्न कि ये लेडी कौन है, तो ये प्यारे बच्चे मां शारदा। मां शारदा कौन थी मैम, तो मां शारदा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं इस क्लास को मुझे लगता है कि एंड कर दूंगी, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कभी भी नहीं सुधरेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। और एग्जाम्पल में नाम आता है महिपाल का। अब उन्हें लग रहा होगा मैंने कितना अच्छा काम कर लिया, मैम ने मेरा नाम बोल दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। बेटा, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच पा रहे हो तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, उनके बारे में सोचो, उस पिता के बारे में सोचो जो दिन रात ये सोचकर मेहनत करता है कि आप पढ़ रहे होंगे, जो आपसे उम्मीद लगा के बैठा है। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं ऐसा करके, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन हाँ, आप उन माँ बाप के सपने जो तोड़ते हैं और आपको लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ी तरक्की हासिल करी है क्योंकि मैम ने आज हमारा क्लास में नाम बोला है। ये तरक्की नहीं है कि आप क्लास के अंदर गलत कमेंट्स कर रहे हो जिनसे कोई लेना देना नहीं बनता आपका, वो कमेंट्स कर रहे हो लेकिन आप उसमें गर्व महसूस कर रहे हो। या इससे ज्यादा शर्म की बात आपके लिए हो ही नहीं सकती है कि आप अपने मां बाप को धोखा दे रहे हो। आपको इतनी बार समझा दिया, नवीन सर को आप रिस्पेक्ट करते हो, क्या वो आपको नहीं समझाते हैं? क्या वो नहीं कहते हैं कि अपना उद्देश्य ध्यान रखो, पढ़ाई जबरदस्ती नहीं कर सकते? और ये साथ साथ मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है हर बार कि ये आप ही का नहीं, आपके मां बाप का भी सपना है। और ये जो आप एक्टिविटीज करते हो क्लास के अंदर, अगर आपको लगता है कि इससे आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है तो ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। और मैं कितना, कम से कम इस बच्चे को 1 घंटा हो गया लगातार वही मैसेज आ रहा है। क्यों आ रहा है? ताकि उसका नाम लिया जाए और उसको बड़ा गर्व महसूस होगा। अब कमाल करते हो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, सोचो उस सपने के बारे में जिस सपने को लेकर तुमने अपने मां बाप को सपना दिया है, उनकी आंखों में एक सपना भर चुके हो तुम। आप किसी की उम्मीद हो, आप किसी की आस हो, आपके पापा मम्मी थकते नहीं हैं आपके लिए काम करते हुए और आप ये सब करते हो क्लास में। खुश नहीं हो सकता बेटा ऐसे बच्चों का। फिर आप कहते हो कि टीचर्स जो है गुस्सा करते, गुस्सा नहीं करते, वो आपको समझाते हैं। विनोद कुमार जी, देखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि टीचर क्या करता है कि बच्चे का भविष्य बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख पाता है, इसलिए उसे समझाना पड़ता है। आपको ये समझना होगा कि कोई कोई कमेंट अगर मैं ले रही हूं तो वो उस बच्चे के फ्यूचर को सोच के कि शायद आज मैं उसका कमेंट लेकर उसे समझा सकूं, इसलिए कमेंट लिया है। ठीक है, तो ये आपको मैं बता रही थी। अब देखिए यहां लिखा है रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि आखिर ये कौन थे। आखिर ये कौन थे रामकृष्ण परमहंस? तो आप कहेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक अध्यापक थे, एक टीचर थे। और प्यारे बच्चों, ये जो रामकृष्ण परमहंस हैं, इनके शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। ये इनके किसका नाम है? बचपन का नाम। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने किसके कहने पर अपना नाम चेंज किया था। मां शारदा जो है, इनको क्या बोला जाता है और क्या इनका नाम था? ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे स्वामी विवेकानंद जी जो इनके शिष्य हैं, इन्होंने क्या किया? अपने गुरु से शिक्षा ली और इनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, जो इनके विचार मैं भी आपको बताऊंगी कि इनका मूल उद्देश्य क्या था रामकृष्ण परमहंस का। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी परमहंस जी ने, और इनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए विवेकानंद जी ने इन्हीं के नाम से एक मिशन स्थापित किया, रामकृष्ण मिशन।
ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब यहां पे ध्यान रखना कि रामकृष्ण परमहंस की अगर मैं बात करती हूं आपसे, तो रामकृष्ण परमहंस, जरा ध्यान से सुनिएगा, रामकृष्ण परमहंस प्यारे बच्चे, इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आप कहेंगे जन्म 1836 और मृत्यु कब हुई है? ठीक है, 1836 में, और मृत्यु कब हुई है? 1886। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो प्यारे बच्चों, इनका वास्तविक नाम बहुत पूछा जाता है, वास्तविक नाम, रियल नेम गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय, ये किसका नाम है? शिष्य का मतलब होता है प्यारे बच्चे, शिष्य का मतलब होता है स्टूडेंट। जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आपकी टीचर, तो ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के टीचर थे और विवेकानंद जी उनके स्टूडेंट थे। तो इनका रियल नेम जो था, वास्तविक नाम का मतलब है रियल नेम, गदाधर चट्टोपाध्याय, ये रामकृष्ण परमहंस जी का रियल नेम था। जन्म 1836, मृत्यु 1886। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस जी की। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर मैं रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में और बात करूं, रामकृष्ण परमहंस, अगर मैं इनके बारे में और बात करूं तो इनकी जो पत्नी है, इनका नाम क्या था? पत्नी का नाम था शारदा मणि, शारदा मणि, और इन्हीं को कहा गया मां शारदा। इनकी पत्नी को मां शारदा कहा गया। ये खुद अपनी पत्नी को माता कहते थे और उनकी पूजा भी की है रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ अगर मैं आपसे यहां पर और भी बात करूं तो रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं, इन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं, इनके मैं आपको बता चुकी हूं कि शिष्य कौन थे? विवेकानंद जी थे। ये कौन थे? लिख दीजिएगा यहां पर फिर से, विवेकानंद जी के गुरु, विवेकानंद के गुरु। ठीक है, उसके बाद अब हम विवेकानंद जी के जब बारे में बात कर रहे हैं तो जरा यहां पे देखना, इनको टिक करना, विवेकानंद जी, क्योंकि अब हम इनके बारे में बात करेंगे। विवेकानंद जी ने क्या किया है? इनका नाम मैंने आपको क्या बताया, जरा पीछे देखना, आपने बताया नरेंद्र दत्त। तो इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद किसके कहने पे रखा? क्वेश्चन पूछा जाता है। खेतड़ी रियासत के महाराजा, खेतड़ी रियासत के महाराजा, ठीक है, खेतड़ी रियासत के महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर, अजीत सिंह के सुझाव पर अजीत सिंह के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद नाम रखा, स्वामी विवेकानंद नाम रखा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब विवेकानंद जी की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ। विवेकानंद जी, इनका जन्म बता सकता है कोई बच्चा कि विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? तो मैम 12 जनवरी 1863। बताओ इनके जन्म दिवस पर क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 12 ऑफ जैन को हम कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से बताएं। साथ साथ प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि इनके जो गुरु हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके जो गुरु हैं स्वामी विवेकानंद जी, जन्म 12 जनवरी 1863। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है।
यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है बच्चों, जल्दी से आंसर करेंगे। 12 जनवरी को क्या सेलिब्रेट होता है? बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने ये कहा कि मैम 12 जनवरी को युवा दिवस, यूथ डे सेलिब्रेट होता है। युवा दिवस, यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर किया जाता है। अब यहां से आगे की बातें मैं कल बताऊंगी। इन्होंने प्यारे बच्चों न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। शिकागो में जब ये गए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने पश्चिम और जो आपका पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के जो आध्यात्मवाद हैं, इनको मिलाने की बात क्यों कही, ये सब मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगी। कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और कल ही मैं आपसे कोशिश करूंगी कि कल ही मैं शुरू कर सकूं प्यारे प्यारे बच्चों आपका बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन से आपकी जो क्लास है वो और भी इंटरेस्टेड बनने वाली है और आपको बहुत मजा आने वाला है हिस्ट्री में, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगी पूरी तरीके से। शुरू अब भी है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में जो मूवमेंट्स हैं, जो नेशनल मूवमेंट्स चले हैं, बंगाल विभाजन हुआ, क्या हुआ, ये सब चीजें आपकी फिर और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आज के लिए प्यारे बच्चे क्लास को मैं यहीं विराम देती हूं। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स।